नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। पिछली बार हमने जो वीडियो रखा था, वो वीडियो राहु की लग्न में स्थिति, जिसमें हमने कुछ बातें लग्न भाव के बारे में बताई थी और कुछ बातें जो है फिर हमने राहु अगर लग्न में हो, तो उसके क्या प्रभाव इत्यादि होते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। राहु के बारे में हम जो भी बातें कर रहे हैं, वो एक यथार्थ के धरातल पर प्रमाणित पाई गई बातें हैं। सिर्फ़ किसी ने कुछ कह दिया, उसको मान लेना, ये किसी भी इंटेलिजेंट पर्सन के लिए अच्छी नहीं है। राहु के बारे में जो कुछ भी भ्रांतियाँ बनाई गई है कि राहु एक बुरा ग्रह है, राहु एक अशुभ ग्रह है, तो ये हर दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये ग्रह बुरा भी है, लेकिन ये जो कुछ भी बुरा करता है, वो किसी अच्छे के लिए भी करता है। ये अलग बात है कि हम लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि हमको कोई तकलीफ़ उठानी पड़ रही है, तो हम सोचते हैं कि हम दुखी हो गए, हमको परेशानी है। लेकिन ये भी सनातन सत्य है कि जो कुछ भी है, ये हमारा कमाया हुआ है। अब हम आगे बात करते हैं सेकंड हाउस के बारे में। आज हम द्वितीय भाव में राहु हो, तो उसके बारे में हम क्या-क्या प्रभाव उसके देखने के मिलते हैं, इस बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहली बात है कि हमें ये समझना ज़रूरी है कि द्वितीय भाव है क्या? तो द्वितीय भाव जो है, वो हमारे जन्म लग्न कुंडली का जो लग्न भाव है, उसका ये धन भाव है। हर इंसान का जन्म होता है, तो जन्म होते के साथ ही उसको एक परिवार मिलता है, उसको एक पालन-पोषण की व्यवस्था प्राप्त होती है। तो उसको जो परिवार मिला है, जीव को जो परिवार मिला है और उसके जो पालन-पोषण की व्यवस्था जो उसको प्राप्त हुई है, ये सेकंड हाउस है। द्वितीय भाव हमारे रिसोर्सेस है। द्वितीय भाव जो है वो फाइनेंस है। ये द्वितीय भाव सेकंड हाउस जो है, इससे हमारी सारी फुलफिलमेंट होती है। ये हमारी समस्त एनर्जियों को फुलफिल करता है। द्वितीय भाव से हम ओवरऑल एक सपोर्टिंग सिस्टम को भी देखते हैं, क्योंकि हम जब जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ है, वो परिवार गरीब है, अमीर है, ये हमको उस समय समझ नहीं होता है। हम तो छोटे से बड़े होते हैं। जब बड़े होते हैं, उसके बाद में हमको पता चलता है कि भई हमारा परिवार सुखी संपन्न है या मध्यम वर्गीय है या तो कुछ निम्न वर्गीय है, जो भी समझें। हर शिशु अपने आप में एक शुद्धता, दिव्यता लिए होता है, जिसे हम कहते हैं कि बच्चा भगवान का रूप होता है। परिवार का उचित वातावरण बच्चे का सौभाग्य होता है। परिवार में अच्छा वातावरण ना मिलना, कई तरह की परेशानियों से जूझना, ये सब हम कहते हैं कि भई बच्चे का कुछ दुर्भाग्य है। अब हम
अगर क्लासिकल दृष्टि से देखें अर्थात कि ज्योतिष शास्त्र के जो सूत्र हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उसके अनुसार अगर हम देखें, तो जो सेकंड हाउस है, उसे ज्योतिष शास्त्र में हरि भाव कहा गया है, अर्थात कि ये विष्णु का भाव है। द्वितीय भाव जो है, देवता जो हैं वो विष्णु हैं और द्वितीय भाव जो है, उसमें परिवार, बचत, धन संचय और ये मान लीजिए कि परिवार के जो सदस्य हैं, उनका स्नेह, उनका आपस में आत्मीयता इत्यादि ये सब सेकंड हाउस से देखा जाता है। अब हम ये समझें कि अगर सेकंड हाउस को हमको समझना हो तो हम कैसे समझेंगे? जैसे हमारा भाग्य, हमारा कर्म, ये सब हम सुनते हैं। इसी तरह से जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव का भी अपना कर्म भाव है, अपना सुख भाव है। तो ये किस तरह से देखते हैं, ये मैं आपको एक इसका तरीका बताता हूँ। जिस किसी भाव की भी अगर हम चर्चा करते हैं, तो उसका उससे पहले का जो भाव है, वो उसका धन भाव कहा जाएगा और उसके बाद का जो भाव है, वो उसका व्यय भाव कहा जाएगा। अब हम सेकंड हाउस को अगर देखते हैं, तो सेकंड हाउस से जो चतुर्थ भाव है, वो पंचम भाव हो गया। अर्थात कि सेकंड हाउस का जो सुख भाव है, वो पंचम भाव है। अब इसका आकलन इस तरह से किया जाता है कि इंसान जैसी भी उसकी बुद्धि विकसित हुई है, जिस भी तरह की उसकी बुद्धि विकसित हुई है और जिस तरह का भी उसका लर्निंग है, अर्थात कि जो पंचम भाव है, पंचम भाव जो है, उसने क्या कुछ सीखा समझा है या कुछ सीखने की जो उसकी वृत्ति है, वो क्या सीखना चाहता है, क्या अच्छी बातें सीखना चाहता है, अच्छी बातें समझना चाहता है या फिर वो अच्छी बातों को नकारना चाहता है। ये सब भी पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति से देखा जाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सेकंड हाउस से जो चतुर्थ भाव है, वो पंचम भाव है। अब पंचम भाव जो है, वो ये दर्शाता है कि जिस तरह का हम सीखेंगे, जिस तरह की बातों को हम आत्मसात करेंगे, जो समझेंगे, उसके द्वारा ही हमारे द्वितीय भाव का सुख खड़ा होगा। अर्थात कि अगर हमारी बुद्धि अच्छी चलती है, तो हम अपने परिवार के लिए सुख खड़ा करेंगे। अगर हमने अपनी बुद्धि को अच्छी तरह से विकसित किया है, तो हम अपने परिवार का भी अच्छा-सा विकास होते हुए देखेंगे। तो हमारे परिवार का जो विकास है, जो सुख है, वो पंचम भाव पर आधारित है। इसी तरह से अगर हम देखें, तो हमारा जो द्वितीय भाव है, जो सेकंड हाउस है, उसका जो नाइन्थ हाउस है, हमारे सेकंड हाउस से गिनने पर जो 9वाँ भाव आता है, वो आता है दसम भाव, कर्म भाव। हमारे परिवार का, हमारे सेकंड हाउस के का जो भाग्य है, वो कैसा होगा? तो वो हमारे कर्म पर आधारित है। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं, तो हमारे परिवार को मान-सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। गरीबी से या अमीरी से समाज नहीं तौलता है। समाज कभी भी आकलन करता है तो व्यक्तिगत गुणों से आकलन करता है। मान लीजिए कि हमने कोई गलत कर्म कर दिए, कोई गलती कर दी, कोई हमने गलत काम कर दिए, तो उसमें हमारे परिवार की प्रतिष्ठा खराब होगी, हमारे
परिवार का भाग्य विपरीत होगा, क्योंकि जहाँ पर हमारे परिवार का अपमान होगा, तो वो परिवार का नुकसान है, परिवार की हानि है। तो जो हमारा सेकंड हाउस है, उससे जो नवम भाव है, वो नवम भाव जो है, वो हमारे कर्म का भाव है। हमारे जो कर्म हैं, वो हमारे परिवार का भाग्य है। तो ये जो बातें हैं, ये ज़रा समझनी ज़रूरी है, ताकि हमें सेकंड हाउस का जो महत्व है, वो पता चले। अब हम ये मान लें कि जैसे हमारे परिवार का भाग्य अगर उज्ज्वल होता है, अर्थात कि हमारे परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है, हमारे परिवार का नाम बढ़ता है, तो वो दसम भाव से किस तरह से बढ़ता है, मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि कोई भी व्यक्ति, उसने अपने परिवार से कुछ अच्छी बातें सीखी, व्यक्ति ने अपने आप से भी कुछ अच्छी बातें सीखी और उसने जो कर्म किया, जो भी उसने अपनी सोच को, अपनी थॉट प्रोसेस को जिस तरह से उसने अप्लाई किया, तो उस तरह से उसका जो फल है, जैसे हमारे शुभ विचार हैं, हमारी ऊँची सोच है, तो उसका परिणाम अच्छा होगा। प्रयास करने पर व्यक्ति ने खुद क्या पाया, खुद क्या खोया, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं। लेकिन समाज, परिवार ये देखता है कि हमने अपने अच्छे के लिए, परिवार के अच्छे के लिए, समाज के अच्छे के लिए कोई कार्य किया। चाहे उसमें हम सफल हो सके, ना हो सके, लेकिन हमारा प्रयास, हमारा कर्म करने का तरीका, वो बहुत बेहतरीन था। तो ये सब बातें जो हैं, ये हमारे भाग्य की प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं, हमारे परिवार की प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं। आज कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करता है, अच्छे काम करता है, तो उसके परिवार का मान-सम्मान बढ़ता है, उसके परिवार के रिसोर्सेज़ बढ़ते हैं, उसके परिवार को मदद करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है, उसके परिवार के सुख-दुःख में खड़े होने वालों की संख्या बढ़ती है। तो ये सब बातें जो हैं, ये भी सेकंड हाउस से देखी जाती हैं। अब हम अगर बात करते हैं कि सेकंड हाउस से और हम क्या देखते हैं, तो एक बहुत अजीब बात और भी मैं आपको बताता हूँ कि सेकंड हाउस से अगर हम 11वाँ भाव गिनते हैं, तो सेकंड हाउस से 11वाँ भाव अगर हम गिनेंगे, तो हमारा व्यय भाव आता है। जितना ज़्यादा व्यय होगा, उतनी बचत कम होगी। व्यय अगर कम होगा और उचित होगा, तो बचत उतनी अच्छी होगी। ये एक सिंपल सा लॉजिक है। सेकंड हाउस से सेकंड हाउस का लाभ स्थान अगर हम देखें, तो सेकंड हाउस से सेकंड हाउस का जो लाभ भाव है, वो 12वाँ भाव होता है। 12वें भाव में जैसे शुभ खर्च होते हैं, तो हमारे परिवार को उससे लाभ होता है, हर्ष होता है, सुख और शांति, प्रसन्नता इत्यादि का आगमन होता है। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं, जो सेकंड हाउस से हम देखते हैं। अब हम अगर देखें, तो कालपुरुष कुंडली में जो सेकंड हाउस है, वहाँ शुक्र की राशि है। कालपुरुष कुंडली में हमने बताया था कि जैसे लग्न में मेष राशि है, तो वृषभ राशि जो है, वो सेकंड हाउस में आती है। अब सेकंड हाउस में जब वृषभ राशि आती है, तो ये मानिए कि वृषभ राशि का स्वामी तो शुक्र है ही है, लेकिन जो कारकत्व दिए गए हैं भावों के अनुसार, जैसे कि सेकंड हाउस का जो कारकत्व है, वो गुरु को दिया गया है, बृहस्पति को दिया गया है। तो ये भी एक बहुत आश्चर्यजनक बात है कि सेकंड हाउस का स्वामित्व जो है, वो स्वामी शुक्र है
और उस भाव का जो कारकत्व है, वो बृहस्पति गुरु का है। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है कि इंसान को शुक्र और गुरु इन दोनों ग्रहों का जो एक सिस्टम है, उसमें संतुलन बना करके चलना पड़ेगा। अब वो किस तरह से होता है, मैं समझाता हूँ कि जैसे शुक्र ग्रह, तो शुक्र ग्रह जो है वो रचनात्मकता, सृजनात्मकता का प्रतीक है। कि हम जो कुछ भी कुछ सृजन करते हैं, कुछ भी हम रचना करते हैं, तो वो शुक्र के अधीन होती है, शुक्र के अधिकार क्षेत्र की है। वो शुक्र का आधिपत्य है। अब अगर हम गुरु की बात करें, तो किसी भी तरह की कोई भी रचनात्मक प्रवृत्ति है, कोई भी सृजन है, तो उसके अंदर ज्ञान उसका पूरक होता है। और हम सब जानते हैं कि बृहस्पति जो हैं, गुरु ग्रह जो हैं, वो ज्ञान के ग्रह हैं। तो यहाँ पर रचनात्मकता और ज्ञान, इन दोनों का संतुलन बना करके चलना होगा। ना तो हम रचनात्मकता को हानि पहुँचाएँगे, ना तो रचनात्मकता को सबसे श्रेष्ठ बताएँगे। ना तो हम ज्ञान को बेकार बताएँगे, अर्थहीन बताएँगे और ना ही हम सिर्फ़ ज्ञान को ही सर्वोत्तम बताएँगे। क्योंकि इस सृष्टि के अंदर रचनात्मकता, सृजनात्मकता, ज्ञान, कुशलता, इन सबका अपना एक समन्वय है और इनका एक आपसी संतुलन भी है। तो ये एक समझने वाली बात है। अब हम बात करते हैं कि आने वाले जो लक्षण और हैं सेकंड हाउस के, तो वो और क्या निकल के आते हैं। तो सेकंड हाउस जो है वो ऋषि मुनियों ने उसके बारे में ये भी कहा है कि ये एक मारक भाव है। तो सेकंड हाउस को मारक भाव बताने के पीछे का कारण क्या है? किसी भी मैंने देखा है, कई लोग मेरे पास आते हैं तो कभी किसी ज्योतिषी को कुंडली दिखाई होगी, कहीं भी उन्होंने किसी को बताया होगा, तो वो आकर के बताते हैं कि हम तो वहाँ गए थे, हमारा तो जो ये ग्रह है ये मारक भाव में बैठा है, ये सेकंड हाउस में मारक भाव में बैठा है, तो इसीलिए हम लोग परेशान हैं। अब मैं उनको फिर सारा गणित इस तरह से समझाता हूँ, सारा उनको मैं एक आकलन करके दिखाता हूँ और मैं उनको कहता हूँ कि तुम्हारी परेशानी का कारण कुछ और है। और उनको मैं सारा उन उन जो उनके बारे में वो खुद नहीं जानते हैं, मैं उनको जब वो बताता हूँ, जो वो जो मेरे साथ तो उन्होंने कोई चर्चा नहीं की होती है और मैं जब उनको उनकी गलतियाँ बताता हूँ, जो कि मैं उनको जानता नहीं हूँ। और जब मैं उनको बताता हूँ कि देखो तुमने इस तरह की सोच रखी थी, इस तरह की तुम्हारी गलती हुई है, ये तुम्हारा कोई नज़रिया तुम्हारा चूक गया है और इस तरह की परेशानी तुम्हारे लिए ये खड़ी हुई है। तब वो जाकर के समझते हैं। अब द्वितीय भाव जो है, सेकंड हाउस जो है, इसको मारक भाव बताना जो है वो ऋषि मुनियों का दृष्टिकोण था। ये ऋषि मुनियों का दृष्टिकोण इसलिए था कि जो ऋषि मुनि हुए हैं वो ज्ञान साधना, तपस्या, उनके लिए यही सर्वोपरि था। तो अब धन का संचय, सांसारिक ज्ञान का संचय या फिर ये समझो कि अ, परिवार, विवाह करना, घर बसाना, कहीं पर मकान बनाना, कोई व्यापार रोज़गार करना, उसमें से धन संचय करना है, कुछ चीज़ें बसानी हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ये एक सांसारिक व्यक्ति के लिए है, सांसारिक व्यक्ति के लिए ये अच्छा है। लेकिन ऋषि-मुनि जो है जिनको तपस्या करनी है, जिनको एकांत वास में अपना जीवन गुज़ारने की इच्छा है, उनके लिए ये मारक भाव है। और एक जग विख्यात बात है कि सबको सारा पता है कि ये ज्योतिष शास्त्र जो है, ये जो भी वेद हैं, ये सब जो है ये ऋषि मुनियों का अपना एक अध्ययन और
उनकी तपस्या का एक निचोड़ है, निष्कर्ष है और उन्होंने ही ये सब रचित किया है। तो अब बात आती है कि अगर ज्योतिष शास्त्र में मारक भाव लिखा है, तो हम इसको मारक भाव गिने अथवा नहीं। तो मेरा ये मानना है कि जब हमने अपने परिवार की ज़िम्मेदारी ली है, जब हमने संसार को आगे बढ़ाने में, संसार के साथ चलने में हमने अपनी भूमिका निश्चित की है, तो हमारे लिए फिर ये मारक भाव नहीं रह जाता है, ये हमारे लिए कर्तव्य का भाव है। आप सबको पता होगा कि नंदी के बारे में एक कथा है कि कुछ ऋषि-मुनि महादेव से पूछने के लिए गए थे कि हमको स्नान कब करना है, हमको खाना कब खाना है, इसके बारे में हमें कोई निश्चित मार्गदर्शन चाहिए। उस समय भगवान शिव कुछ ध्यान में बैठे हुए थे और नंदी जो है वो उसने कहा कि ठीक है, मैं आपकी ये समस्या लेके जाता हूँ, मैं आपको तो उनसे मिलने नहीं भेज सकता, उन्होंने मना किया हुआ है। लेकिन मैं आपकी ये समस्या लेकर के जाता हूँ और मैं महादेव से बात करता हूँ और वो जो भी जवाब देंगे, अगर आपको बुलाएँगे तो मैं आपको ले चलूँगा और नहीं तो अगर कोई जवाब देते हैं तो मैं आपको आके बता दूँगा। तो नंदी गया महादेव से पूछने के लिए, तो महादेव ने कहा कि भई उनसे कहना कि 3 बार स्नान करना है और 1 बार भोजन करना है। तो नंदी ने कहा ठीक है। अब नंदी जो हैं वो परम शिव भक्त हैं। वो अपना शिव, शिव, शिव का जाप करते-करते फिर आए, पर आते-आते वो भूल गए और उन्होंने उल्टा कह दिया। उन्होंने कह दिया भई महादेव ने कहा 1 बार स्नान करना है और 3 बार भोजन करना है। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि चलो ठीक है, उन्होंने तो उस आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया और वो वहाँ से चले गए। फिर जब नंदी लौट कर के महादेव के पास गए तो नंदी को पूछा, कह दिया, बराबर समझा दिया? तो नंदी ने कहा, हाँ, मैंने कह दिया कि 3 बार भोजन करना है, 1 बार स्नान करना है। तो महादेव ने कहा कि अरे! ये तो तूने गलती कर दी। तो बोले, मैंने तो गलती कर दी, अब क्या होगा? बोले, अब तो ऋषि मुनि चले गए, तो उन्होंने तो अब इसको सत्य स्वीकार कर लिया। तो फिर महादेव ने नंदी को कहा कि इस भूल का तुझे प्रायश्चित करना होगा। तुझे एकाग्रचित्त तेरा होना बहुत अच्छा है कि भक्ति में तू लीन है, लेकिन जो काम तुझे सौंपा गया, जो ज़िम्मेदारी तुझे सौंपी गई, उसके प्रति भी तेरा एकाग्रचित्त होना ज़रूरी था। तो तेरा एक गलत स्टेटमेंट जो है, वो पूरी सृष्टि के क्रम को परेशान करेगा, बिगाड़ेगा। एक उल्टा क्रम चला दिया है। तो नंदी ने कहा, मैं अब इसका प्रायश्चित कैसे करूँ? तो महादेव ने कहा कि ठीक है भई, अब तुझे ही मतलब जो है वो बैल स्वरूप में धरती पर खेत जोतने होंगे, भजन खींचना होगा, काम करना होगा। नंदी ने उस भूल को स्वीकार कर लिया। ये बात मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि जैसे कि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से अगर गिने तो वृषभ राशि आती है, तो उसमें जो वृषभ है वो बैल है। तो सेकंड हाउस जो है, वो हमारी ज़िम्मेदारियों का प्रथम अध्याय है। हमारा परिवार जिसका देखभाल हमको भविष्य में करनी है, हम जब बड़े होंगे तो हमको अपने परिवार के लिए काम करना है। हमारे परिवार को जो है भोजन, वस्त्र इत्यादि का जो भी उनका मतलब कि ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसके लिए हमको अपनी ज़िम्मेदारियों को ढोना है। हमें वो वज़न उठाना होगा, हमें वो ज़िम्मेदारियाँ उठानी होंगी। तो सेकंड हाउस जो है, वो ज़िम्मेदारी देखने का भी भाव है, ज़िम्मेदारी को उठाने का भी भाव है। तो ये द्वितीय भाव जो है, ये एक मारक भाव नहीं है,
ये ज़िम्मेदारियों का भी भाव है। हाँ, कुछ लोग संन्यास ले लेते हैं, वो एक अलग बात है कि उन्होंने या तो अपनी ज़िम्मेदारी छोड़ दी है या तो समझो कि उन्होंने अपने परिवार से इजाज़त ले ली है कि भई अब हम संन्यास लेना चाहते हैं, हम अपना परिवार नहीं बनाना चाहते, हमको विवाह नहीं करना, हम संन्यास लेकर के अपना जो है भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। तो ये जो है एक मैंने बताया है कि सेकंड हाउस क्या है। अब हम बात करते हैं कि सेकंड हाउस के अंदर अगर किसी तरह का कोई भी अशुभता आ गई है या सेकंड हाउस में किसी तरह का जो है कोई भी ऐसा प्लैनेट आ गया है जो सेकंड हाउस को कुछ मतलब कि नुकसान पहुँचा रहा है, तो उसका अगर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम निराकरण देखें, निवारण देखें तो वो क्या है? तो वो एक स्पष्ट बात है कि द्वितीय भाव जो है वो हमारी वाणी का भाव है, हमारे बोलने का भाव है। तो जब हमारा पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म होते हैं, तो हमारे को इस जन्म में एक ऐसी वाणी मिलती है कि जिससे सब मोहित होते हैं। आप सभी जानते हैं कि कहीं पर कोई नेता खड़ा होकर के बोलता है, तो लाखों करोड़ों लोग उसकी बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं और उसकी बात का, उसके आदेश का अनुसरण करते हैं। तो सेकंड हाउस जो है, वो वाणी का भाव भी है, बोलने की जो शैली होती है। कई लोग बोलना शुरू करते हैं, तो हज़ारों, लाखों लोग उसको सुनने में ऐसे तल्लीन हो जाते हैं, एकदम मग्न हो जाते हैं। गीत-संगीत होता है, तो जो गायक कलाकार हैं, गाते हैं, सारा समां बाँध देते हैं और सारी जो जनता है, जो भी लोग वहाँ दर्शक होते हैं या तो जो लोग भी मतलब जहाँ भी सुनते हैं, वो एकदम मोहित होकर के एकटक उस गीत को, संगीत को सुनते हैं। तो ये जो एक मोहक प्रभाव है, ये भी सेकंड हाउस के अच्छे होने का एक प्रभाव है। द्वितीय भाव में अगर कोई भी ग्रह आकर के बैठता है ऐसा कि जो द्वितीय भाव को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है या वहाँ पर किसी तरह का कोई नुकसान खड़ा करता है, तो उससे बचने का एक सरल और एक आसान तरीका ये है कि सेकंड हाउस में जो वाणी का उपयोग करना है, तो उस वाणी के उपयोग में हम एक सत्यव्रत का पालन करें। भारत में सभी लोग जानते हैं कि सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है। लेकिन सत्यनारायण भगवान कोई मूर्ति या कोई देवता हैं सिर्फ़ इतना नहीं, ऐसा नहीं है। सत्यनारायण भगवान जो हैं, वो सत्यव्रत पालन का एक अधिपति देवता बनाए गए हैं। नारायण भगवान जो हैं, वो कहते हैं कि इस सृष्टि में, इस जगत में, अगर इस जगत को सुंदरता से, सटीकता से जीना है, इस सृष्टि में हमको निभना है और इस सृष्टि को जितने भी जीव हैं, उनके साथ हमको निभाना है, तो हमें सत्यव्रत का पालन करना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, हमारे व्यवहार में सत्य होना चाहिए। जब हम सत्य बोलना चालू करते हैं, हमारे व्यवहार में सत्य होता है, तो आप मानिए कि महामृत्युंजय मंत्र ऑटोमैटिकली हमारी वाणी में सिद्ध हो जाता है। सभी लोगों को पता है कि वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है। कई लोग सुनते हैं, ऋषि-मुनियों की बातें सुनते हैं कि अगर वो ऋषि ने कुछ बोल दिया है, तो वो उसकी बात जो है वो होकर रहेगी। तो ये जो सिद्धि है, ये एक वाणी सिद्धि है, वाक् सिद्धि कहते हैं इसे। तो ये वाक् सिद्धि जो है, ये सत्य बोलने से ही स्थापित होती है। जैसे कि कोई ज्योतिषी हो गए या किसी तरह के कोई भी संत हो गए, तो वो लोग जब बोलते हैं और वो बात सही पड़ती है, उसके पीछे कारण है कि उनको वाणी सिद्धि प्राप्त है, वाक् सिद्धि प्राप्त है, क्योंकि वो सत्यव्रत धर्म का पालन करते हैं। तो ये तो आज बात हमने की अभी सेकंड हाउस की। अब हम बात करते हैं कि सेकंड हाउस में जब राहु आता है,
तो सेकंड हाउस में राहु आने पे क्या परिणाम देता है? तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि राहु जो है, वो सदा वक्री चलने वाला ग्रह है। वो हमेशा वक्री चलता है। राहु 29 अंश, 59 कला और 59 विकला से आरंभ होकर के 0 अंश पूरा करके प्रत्येक भाव को छोड़ता है। अब अगर हम सेकंड हाउस में राहु की चर्चा करें, तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि सेकंड हाउस में राहु आया कहाँ से? तो ज़्यादातर ग्रह केतु को छोड़ करके बाकी के सभी ग्रह, राहु और केतु को छोड़ करके बाकी के सभी ग्रह जो हैं, वो प्रथम भाव के बाद द्वितीय भाव में आते हैं, फिर तीसरे में जाते हैं, फिर चौथे भाव में जाते हैं। उनका क्रम इस तरह का है। लेकिन राहु का जो क्रम है वो उल्टा क्रम है, वक्री है। राहु तीसरे भाव से दूसरे में जाएगा, दूसरे से फिर पहले भाव में जाएगा, पहले भाव में जाकर के फिर वो 12वें भाव में जाएगा। तो ये एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है। ये आश्चर्यजनक बात इसलिए है कि जैसे मान लीजिए कि राहु आपके धन भाव में आया है, तो तृतीय भाव से होकर के वो धन भाव में आया है। अब पिछले जन्म का जो आपका पराक्रम था, वो तृतीय भाव था और अब तृतीय भाव से जो अगला घर है, राहु के लिए वो सेकंड हाउस है। तो यहाँ पर एक बड़ी समझने वाली बात है कि राहु जो है, वो हमसे हमारे धन भाव में जब आता है, तो वो हमसे धन का भुगतान करवाने के लिए आया है। राहु के बारे में जो आंकलन है, ज़्यादातर ये सही देखा गया है कि पिछले जन्म का कोई अनैतिक धन जो कमाया गया है, उसके पाप स्वरूप जो है ये राहु सेकंड हाउस में आता है। कई कुंडलियों में ये प्रमाणित हुआ है और कई कुंडलियों में इस तरह से भी प्रमाणित हुआ है कि कहीं पर किसी तरह का कोई स्टेटमेंट देना चाहिए था, कहीं पर कोई बात बोलनी चाहिए थी, लेकिन उस बात को व्यक्ति छुपा गया है और व्यक्ति ने उस बात को जब छुपाया है, तो उस छुपाने के कारण एक तरह का उसका वाणी के द्वारा किया गया पाप हो गया, अर्थात कि उसको जो बोलना चाहिए था, वो उसने नहीं बोला, वो बोलने की जो जवाबदारी उसने नहीं निभाई है, वो भी उसका एक पाप हुआ है, तो उसके कारण भी राहु सेकंड हाउस में आता है। राहु 29 अंश, 59 कला और 59 विकला पे जब प्रवेश करता है, तो वो अपना सफ़र आरंभ करता है और धन भाव में धन की वैल्यूज़ क्या है, वाणी की, हमारे बोले गए वचनों की वैल्यूज़ क्या है, उसके बारे में राहु हमें एक तरह का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कराता है। तो सेकंड हाउस में जब राहु आता है, तो ये समझ लीजिए कि हमारा जो धन भाव है, उसमें एक तरह की हलचल उसने करनी है। परिवार में कुछ हलचल वो पैदा करेगा। उसके बाद में वो लग्न में जाएगा, अर्थात कि हमारे शरीर के भाव पर जाएगा। शरीर के भाव पे भी वो ये गोचर की भी मैं एक बात समझा रहा हूँ कि जैसे गोचर में हमारे सेकंड हाउस में अगर राहु आया है, तो धन भाव में हलचल करेगा। फिर हमारे लग्न भाव में जाएगा तो शारीरिक कष्ट या शारीरिक कुछ अधिक श्रम इत्यादि वगैरह का जो भी उसका कार्यक्रम रहेगा वो पूरा करेगा और उसके बाद में फिर हमें खर्च की भी परिभाषा सिखा देगा कि किस तरह से हमको खर्च करना चाहिए था, क्या हमने व्यर्थ का खर्च किया है, क्या हमने सदुपयोग किया है, तो वो खर्च की भी परिभाषा हमको सिखा देगा। तो जैसे शनि
के बारे में कहते हैं कि वो 3 भावों को इफ़ेक्ट करता है। चंद्र के पहले वाला भाव, फिर चंद्र जिस राशि में है उस भाव को और फिर चंद्र से अगला जो भाव है उस भाव को। तो उसी तरह से राहु भी जो है वो हमारे धन भाव में आने के पहले हमारे तृतीय भाव का कुछ निचोड़ निकालेगा, फिर हमारे धन का कुछ निचोड़ निकालेगा, फिर हमारे लग्न का भी कुछ निचोड़ निकालेगा। अब आते हैं कि जन्म लग्न के अनुसार जो सेकंड हाउस में जो राहु आया हुआ है, तो सेकंड हाउस में जो राहु है, वो अगर पॉज़िटिव है, पॉज़िटिव से मतलब है कि जैसे राहु द्वितीय भाव में है, सेकंड हाउस में है, लेकिन वो जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है, वो नक्षत्र का जो स्वामी है, वो मान लीजिए कि राहु का मित्र ग्रह है। राहु के मित्र ग्रहों में बुध, शुक्र और शनि 3 ग्रह आते हैं। तो इन तीनों ग्रहों के किसी नक्षत्र में अगर राहु विद्यमान है, तो वो कई तरह के साइड इफ़ेक्ट तो देगा, लेकिन कई तरह के घर्षण कराने के बाद में वो लाभ भी देता है। अब जैसे कि ये समझ लें कि अगर राहु शुभ है, अगर शुभ फल देने वाला है राहु द्वितीय भाव में, नक्षत्र के जो स्वामी से मित्रता के कारण, तो ये समझ लीजिए कि उसके परिवार के अंदर, उसके परिवार के जितने भी जो व्यक्ति होंगे, उन सब में एक अच्छी आत्मीयता होगी और उसके परिवार में धन की कोई अच्छी नियमित आवक अवश्य होगी कि जिससे परिवार का जो आवश्यकताएँ हैं, जो खान-पान की व्यवस्थाएँ हैं, वो सुचारू रूप से चल रही होंगी। राहु का सेकंड हाउस में शुभता प्राप्त करने से व्यक्ति के वाणी में एक आकर्षण होता है। राहु अगर द्वितीय भाव में शुभता पाए, तो ये समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति जहाँ भी कुछ बोलेगा, लोग उसके दीवाने हो जाएँगे, उसकी बात को मानने के लिए वो जो है हमेशा तैयार रहेंगे। राहु अगर किसी भी तरह की कोई बात करेगा, तो उस बात का प्रभाव उसका इतना रहेगा कि उसके बोलने के बाद, उसके बाद भी लोग आपस में चर्चा करेंगे, उस बात को लेकर के वो चर्चा का विषय बनेगा। राहु अगर शुभता प्राप्त करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक रीति-रिवाज हैं, जो परिवार की जो परंपराएँ हैं, जो धार्मिक जो मतलब कि रिचुअल्स हैं, जो भी मतलब जो धार्मिक त्योहार, व्रत, पर्व इत्यादि जो भी आता है, उसमें बड़ा बढ़-चढ़ कर वो खर्चा भी करेगा और वो बहुत अच्छे से उसमें एन्जॉय भी करेगा। राहु का प्रभाव अगर शुभ है सेकंड हाउस में, तो ऐसा व्यक्ति कुछ अच्छे पेयजल, अच्छे इस तरह के शरबत, कोल्ड ड्रिंक और लिक्विड इस तरह का मतलब वो बड़ा शौकीन होगा और जैसे कि परफ्यूम वग़ैरह तो वो समझ लो कि वो बहुत ज़्यादा मतलब कि वो यूज़ करेगा और ऐसे व्यक्ति जो है, उसके पास में रहने के लिए मकान अच्छा होगा, गाड़ियाँ भी वो लग्ज़रियस जैसे कि एसयूवी इत्यादि गाड़ियाँ जो है वो यूज़ करेगा। वो जैसे छोटी कार है या मतलब कि कोई ऑर्डिनरी गाड़ियाँ इत्यादि को वो पसंद नहीं करेगा। वो काफ़ी हाई-फ़ाई चीज़ों में जाने की कोशिश करेगा।
राहु की शुभता से उसका जो नौकरी, व्यापार, घर का जो भी स्थल होगा, उसमें वो स्वच्छता का बड़ा आग्रही रहेगा। साफ-सफाई और इतना वो ध्यान रखेगा। राहु वाला व्यक्ति, उसका जो भी वाहन होगा, उस वाहन पे वो ज़रा-सी भी कोई दाग-धब्बा भी वो बर्दाश्त नहीं करेगा। बड़ा मतलब कि अपना वो भले खुद लग जाएगा, साफ-सफाई करेगा, लेकिन वो बड़ा चमका के रखेगा वाहन को भी। राहु का एक और भी एक गुण है उसका कि वो जो है वो अपना जो भी सुख के संसाधन होंगे, जो भी चीज़ें उसने बसाई होंगी, उसकी वो बड़ी केयर करेगा। चीज़ों को वो सँभाल कर रखेगा। जो भी चीज़ उसकी अच्छी से चल रही है, उसको बहुत जल्दी से वो बदलने की कोशिश नहीं करेगा। उसका वो अपने जो सुख के साधन हैं, उससे भी उसकी एक थोड़ी आत्मीयता रहेगी। तो राहु का एक ये विशेष लक्षण है, अगर वो सेकंड हाउस में राहु अगर शुभ है तो। राहु को नैसर्गिक रूप से तो अशुभ ग्रह कहा ही गया है, तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है ही। और वो ये है कि अगर राहु शुभ भी है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर धन, व्यापार, सुख साधन की प्रचुरता है, इस तरह की कोई कमी नहीं है, तो उसको कहीं न कहीं संतान से स कोई न संतान संबंधी कोई न कोई डिले या किसी न किसी तरह की संतान की चिंता का कोई विषय उसके दिमाग में ज़रूर रहेगा। क्योंकि नैसर्गिक जो गुरु का जो घर है, जो कारकत्व, वहाँ पर राहु का होना, तो वो उसका एक साइड इफ़ेक्ट तो ये देखने को मिलेगा कि या तो अगर संतान का सुख उसको समय से मिल गया है, तो फिर धन की जो आवक है उसमें, व्यापार में किसी न किसी तरह का उसका एक मतलब कि कुछ न कुछ व्यवधान, कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस उसका रहेगा आवक की दृष्टि से। तो ये एक राहु का एक साइड इफ़ेक्ट तो पॉज़िटिव राहु में भी रहेगा। अब हम बात करते हैं कि जन्म कुंडली में अगर राहु नेगेटिव है, नेगेटिव का अर्थ ये है कि राहु मान लीजिए कि सेकंड हाउस में शत्रु ग्रह के नक्षत्र में है। तो जैसे कि मंगल है, सूर्य है और जो मतलब कि गुरु है, तो अगर इनके किसी नक्षत्र में आ जाता है, तो यहाँ पर फिर कुछ गड़बड़ियाँ ज़रूर पैदा होती हैं। चंद्र है, चंद्र के नक्षत्र में आ जाए, चंद्र, मंगल, गुरु, सूर्य, तो यहाँ पर राहु फिर बड़ी परेशानी पैदा करता है। परेशानियाँ किस तरह की होती है कि जन्म कुंडली के सेकंड हाउस में राहु का शत्रु नक्षत्र में होना, वो परिवार में धन की कमी, परिवार के लोगों में आपसी कलह, परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उनकी आपस में, सबके साथ में जिस तरह की आत्मीयता होनी चाहिए, उसमें कमी देखने को मिलेगी। और ये समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति को हर साढ़े 4 साल में किसी न किसी तरह के बड़े नुकसान से पाला ज़रूर पड़ेगा। साढ़े 4 साल का
आकलन इसलिए है कि राहु 1.5 साल एक राशि में रहता है और 4.5 साल में वो 3 घरों में चलता है। मैंने बताया कि पहले कि जैसे राहु मान लीजिए कि आपके लग्न में आने वाला है, किसी भी जातक के मान लीजिए कि लग्न में राहु आने वाला है, तो वो लग्न में आने से पहले वो आपके धन स्थान में था, धन स्थान से निकल कर के वो आपके लग्न भाव में आएगा और लग्न भाव से निकल कर के फिर आपके व्यय भाव में जाएगा। तो गोचर का जो ये राहु है, ये धन का व्यय, धन का हानि या धन का किसी तरह की कोई हलचल उत्पन्न करेगा। उसके बाद में ये लग्न में आएगा, मानसिक दबाव बनाएगा, कई तरह की चिंताएँ देगा, कई तरह का संघर्ष कराएगा और उसके बाद में ये व्यय भाव में जाएगा। तो कई ऊटपटांग खर्चे और कराएगा। तो जब इसका ये 3 घरों में इसकी यात्रा पूरी हो जाएगी, जैसे धन भाव में, फिर लग्न भाव में और फिर व्यय भाव में। अर्थात कि इन 3 भावों में अर्थात कि 4.5 साल का जो काउंटिंग है, ये इसका इस तरह से पूरा हो जाएगा। तो अगर ये 4.5 साल का जो काउंटिंग पूरा होता है, तो ये पूरा होते-होते ही किसी न किसी तरह का एक नुकसान जो है वो ज़रूर दे जाएगा। लेकिन हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि आपके गोचर में व्यय भाव में राहु आने के बाद अगर किसी तरह का कोई बड़ा नुकसान करता है तो उसके बाद में फिर जब वो लाभ में जाएगा, तो वो वहाँ जाकर के आपको लाभ भी कराएगा। क्योंकि एक बार आपका जो शुद्धिकरण हो गया, जो कुछ इसने आपसे लेना था वो ले लिया और वो लेने के बाद में फिर जब इसका समय आएगा तो ये आपको लाभ भी कराएगा। क्योंकि आपका शुद्धिकरण अगर हुआ है, तो आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी। तो ये 4.5 साल का जो पीरियड है, जैसे कि शनि का हम 7.5 साल का कहते हैं। एक्चुअली शनि का भी इसी तरह से शनि जो है वो 7.5 साल में कोई नुकसान करता है या कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का कुछ भी नहीं है। लेकिन चंद्र जो है वो मन का कारक है। अब चंद्र मन का कारक है, तो मन के आगे और मन के पीछे जो कुछ भी भ्रम हमारे लगे हुए हैं उनको दूर करने के लिए शनि एक वास्तविकता का दर्पण लेकर के आता है और हम सोचते हैं कि हमको नुकसान हो गया, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। लेकिन हकीकत बात कुछ और है कि वो हमारा शुद्धिकरण करता है। हमारे मन के आस-पास में जो फैला हुआ मैल है, जो कुछ भी गंदगी है, वो उसको दूर करता है। झिड़क करके वो सब साफ-सफाई करता है। इसी तरह से राहु का भी यही काम है। राहु वो काम 4.5 साल में पूरा करता है। तो राहु का जो एक 4.5 साल का जो कार्यक्रम है, जैसा कि मैंने बताया, तो वो हर 4.5 साल में किसी न किसी तरह का कोई नुकसान वो ज़रूर करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी भाव में जब राहु प्रवेश करता है, तो राहु हमारे जो जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में किस पोज़ीशन में है, नेगेटिव पोज़ीशन में है या पॉज़िटिव पोज़ीशन में है। तो नेगेटिव पोज़ीशन में जब होता है, तो वो हर 4.5 साल में हमको किसी न किसी तरह का एक झटका ज़रूर देगा। अब हम ये देखें कि राहु करता क्या है? तो राहु ये करता है कि जो हमारी वाणी में कटुता है, जो हमारा जो धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक जो हमारे काम हैं, जिसमें हम रुचि नहीं दिखा रहे हैं या मान लीजिए कि हम कुछ आलस करते हैं, हम अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाते हैं। क्योंकि नेगेटिव जो राहु है, जो राहु हानिकर्ता लक्षण लिए हुए है, तो वो इस तरह का हमारे से कार्य करवाता है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाने से मुँह फेरने की बात करेंगे, अच्छे कामों में अरुचि होगी, जो
सही काम होंगे, जो धार्मिक काम हैं, जो परिवार को खुशी देने वाले काम हैं या जिस तरह का भी मतलब जो भी अच्छे काम हैं, उनमें हम कहीं न कहीं आलस दिखाएँगे। तो ये जो है अशुभ राहु का एक प्रभाव होता है। सेकंड हाउस में जब भी राहु नेगेटिव होता है, तो ऐसा व्यक्ति मानव मूल्यों के प्रति अपने मुँह फेर लेता है। अपने परिवार में, अपने आस-पड़ोस में, अपने समाज में, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ़ अपने एक नशे में, वो अपनी ही एक स्वप्नों की दुनिया में जैसे मान लो कि वो मग्न है, उसको किसी से कोई लेना-देना नहीं है। ऐसे व्यक्ति का जो है, फिर परिणाम भी इस तरह का होता है कि ऐसा व्यक्ति समाज में फिर वो कहीं अकेला रह जाता है। कोई समय उसका ऐसा आता है कि जब वो संकट में है, परेशानी में है, तो उस समय में समाज को भी, उसके परिवार को भी उसके प्रति जो आत्मीयता होनी चाहिए, फिर वो रह नहीं जाती है। और फिर व्यक्ति सोचता है कि अरे! मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया। तो ये जो है राहु के द्वितीय भाव में होने के शुभ और अशुभ 2 तरह के जो मतलब है प्रभाव देखने को मिलते हैं। राहु का सेकंड हाउस में जब अशुभ होना है, जो मतलब कि अशुभ नेगेटिव बनता है जब राहु, तो नेगेटिव परिणाम में उसके ज़्यादातर ये भी देखने को मिलता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के सेकंड हाउस में राहु अगर शत्रु ग्रह के नक्षत्र में बैठ गया है, तो ऐसा व्यक्ति अमीर घर में जन्म लिया है, लेकिन किसी न किसी वजह से कोई कारण ऐसे होंगे कि उसका परिवार जो है वो अपनी संपन्नता खोता चलेगा और जैसे कि वैभवशाली मकान है, उसको बेच कर के उनको किसी छोटे से मकान में जाकर के रहना पड़ेगा। किसी पॉश एरिया में रहते हैं, तो उस एरिया से निकल के किसी तरह के कोई गंदी बस्ती या किसी तरह के अस्त-व्यस्त इलाके में जाकर के उनको बसना पड़ेगा। किसी बड़े शहर से निकल कर के किसी असुविधा वाली जगहों पर जाकर के उनको रहना पड़ेगा। कई बड़े कामों के को छोड़ कर के कई छोटे-छोटे कामों में उनको जूझना पड़ेगा। तो ये सेकंड हाउस में जो नेगेटिव राहु है, उसके इस तरह के भी परिणाम देखने को मिलते हैं। अब आता है कि जैसे राहु की जो अशुभता है, इसको दूर कैसे किया जाए? तो राहु की अशुभता के बढ़ने में मुख्य कारण जो है, वो व्यक्ति के हाथ में है। व्यक्ति चाहे तो उन कारणों को समझ करके और अपनी उन आदतों को बदल करके राहु के अशुभ प्रभावों से बच सकता है और वो एक अच्छी ज़िंदगी भी अपनी प्राप्त कर सकता है। नेगेटिव राहु तो ये समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति जो है अनडिसिप्लिन्ड, उसका जो फूड हैबिट है वो भी अनकंट्रोल्ड होगी और उसके अंदर एक गैम्बलिंग नेचर होगा। गैम्बलिंग नेचर का मतलब ये है कि जैसे कोई छोटा-छोटा काम करना है, उसमें से अपने 2-2 पैसे कमाएँगे, आगे बढ़ेंगे, तो उसकी जगह वो क्या करता है कि नहीं, नहीं कोई बड़ा काम करेंगे। हैसियत नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, किसी से उधार ले लेंगे। अपनी कल्पनाओं में वो एक साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं और फिर दुनिया भर का उधार, कई तरह का झूठ बोल करके, प्रपंच करके, किसी न किसी तरह का कोई बस ऐसा अपना जो है एक मनगढ़ंत जो उनकी एक प्लानिंग बन जाएगी
और वो इस तरह से काम करने निकल पड़ेंगे कि बस अभी जैसे हम सोच रहे हैं इस तरह का सारा हो जाने वाला है और हम ये बन गए करोड़पति। तो ये चीज़ जो है ये नेगेटिव राहु का एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है। तो इसमें हमको करना क्या है? जो भी जातक इस तरह की परेशानियों से जूझ रहा है, जिसको भी मान लीजिए कि ये पता है कि भई चलो राहु अनकंट्रोल्ड है, उसका राहु जो है सेकंड हाउस में अगर परेशान कर रहा है, कुछ तकलीफ़ दे रहा है, तो उससे वो इस तरह से भी जूझ सकता है कि भई चलो ठीक है, वो अपने आप में तो कुछ करेक्शन कर लेते हैं। जो डिसिप्लिन को समझने की कोशिश करे, उसको मेंटेन करने की कोशिश करे। जो भी हैबिट्स हैं, जो भी अनकंट्रोल्ड हैबिट्स हैं, उससे बचने की कोशिश करें। जहाँ पर भी कहीं भी चाहे काम बन रहा हो, ना बन रहा हो, वहाँ पर कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पर अपना सच बोलने की आदत डालें। नहीं लाभ होगा तो कोई बात नहीं, किसी तरह का हमारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है, हमारी मनमानी कोई इच्छा पूरी नहीं हो सकती है, कोई बात नहीं। हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें सत्य ही बोलना है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, ये ज़रूरी है। और दूसरी बात ये होती है कि अगर राहु नेगेटिव है सेकंड हाउस में, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर लैक ऑफ पेशेंस भी बहुत देखने को मिलता है। वो जब भी बात करेगा तो फुल्ली कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास में कोई ठोस आधार नहीं होता है। वो सिर्फ़ हवाई किले बनाने जानता है, कोई सिस्टमैटिक काम वो करने में उसने कुछ सीखा नहीं है, उसने कुछ इस तरह से काम नहीं किया है। तो ये सब आदतें ये जो सब आदतें हैं और ये जो बातें हैं, ये जो माइनस पॉइंट है, जो सेकंड हाउस में नेगेटिव राहु के देखने को मिलते हैं। बस इन आदतों में कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत है। अगर हम कहें ज्योतिष शास्त्र में तो बहुत कुछ बातें सुनने देखने को मिलती है। सेकंड हाउस में राहु है तो आपको ये तकलीफ़ है, आपको वो परेशानी है। वो तो समझ में आता है कि चलो शास्त्रों में भी बताया गया है कि किस तरह से अगर राहु अच्छी पोज़ीशन में है तो क्या शुभ फल दे सकता है, अगर अच्छी परिस्थिति नहीं है तो क्या अशुभ फल देता है। तो वो एक अलग चीज़ होती है। वहाँ पर जो ठगने वाले ज्योतिषी हैं या जो भी ऐसे लोग हैं कि उनको अपना उल्लू सीधा करना है, तो वो कहेंगे कि ये सेकंड हाउस का राहु आपको परेशान कर रहा है, ये पूजा करा लो, पाठ करा लो। लेकिन क्या होगा? जब तक हम अपनी जो हैबिट्स हैं, हम उसके अंदर किसी तरह का कोई ट्रांसफ़ॉर्मिंग नहीं करेंगे, हम अपनी आदतों को अगर किसी तरह के बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, हम कुछ अच्छा सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, तो किसी तरह के कोई भी पूजा पाठ करने से भी कोई लाभ नहीं होने वाला। हाँ, अब अगर उपाय की दृष्टि से हम ये देखें कि क्या-क्या उपाय व्यावहारिक दृष्टि से किए जाने चाहिए। हम जिसे बिहेवियरल रेमेडी कहते हैं। अब बिहेवियरल जो रेमेडी है उसके अंदर एक चीज़ आती है कि जैसे आपको अगर किसी बात में पता नहीं चल रहा है, आप कहीं खड़े हैं, आपको पता नहीं है, तो आप मौन धारण कीजिए। बिन ज़रूरी बातों को बोलना नहीं है। अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को ख़ास बताने के लिए ऊट-पटांग बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। काम करते रहिए, काम बोलेगा। दूसरा ये है कि अगर कहीं पर कोई भी मौका निकलता है, सच बोल के खड़े हो गए, काम नहीं बना कोई बात नहीं, हमारी प्रशंसा नहीं हुई तो भी कोई बात नहीं। नहीं जानते हैं किसी काम को तो नहीं जानते, ना बोल के खड़े हो गए, बात खत्म हो गई। और दूसरा ये है कि कई तरह की जो सुविधाओं का अभाव है, हमारे पास में ये नहीं है, वो नहीं है। तो इस तरह के जो अभाव हैं उसकी अपनी एक उद्विग्नता होती है, उसकी एक चिंता होती है, उसका एक अ, मेंटल हैरेसमेंट जो होता है वो होता है। उससे बचने के लिए एक रास्ता और भी है कि हमें अगर राहु सेकंड हाउस में मिला है और उससे तकलीफ़ हो रही है, परेशानी खड़ी हो रही है, तो हमको ये समझना ज़रूरी है कि कहीं न कहीं हमारा जो है
गुरु हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि राहु अगर सेकंड हाउस में अशुभता लिए, तो गुरु अगर हमारी जन्म कुंडली में कर्क राशि में कहीं भी उच्च का होकर के भी अगर बैठा होगा, तो भी वो हमारा बहुत ज़्यादा कोई मतलब कि संरक्षण नहीं कर पाएगा। उसके पीछे का कारण है कि सेकंड हाउस में राहु अगर हमें कुछ अशुभता दे रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारी आदतें अच्छी नहीं हैं, हमारा वाणी व्यवहार अच्छा नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हमको गुरु को प्रबल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें गुरु के जो आदर्श हैं, गुरु का जो ज्ञान है, उसका हमारे को एक अनुसरण करना चाहिए। धार्मिक पुस्तकों का वाचन करें, जैसे सुंदरकांड पढ़ें, रामायण का पाठ करें और भी मतलब कि कुछ जो है अच्छे कार्यक्रमों में, धार्मिक कार्यक्रमों में अपना जो भी कुछ योगदान हो, धन से ना हो, शरीर से जो भी योगदान दे सकते हैं वो दें, सेवा दें। जो रोगी हैं, जैसे कि मान लें कि भी कि कोई हमारे परिवार में कोई बीमार है, कोई रिश्तेदारों में कोई बीमार है, तो उनकी सेवा करने के लिए अपनी पहल बताएँ या अपनी इच्छा बताएँ कि भई कुछ काम हो तो बोलना। तो रोगी की सेवा करने से राहु भी प्रसन्न होता है, गुरु भी प्रसन्न होता है और शुक्र भी प्रसन्न होता है। सेकंड हाउस में अगर राहु है, तो राहु का प्रभाव भी है सेकंड हाउस पर। सेकंड हाउस का जो नैसर्गिक कालपुरुष कुंडली के हिसाब से जो स्वामी है वो शुक्र है और जो कारकत्व है वो बृहस्पति गुरु का है। तो गुरु जो है वो भी प्रसन्न होगा, शुक्र भी प्रसन्न होगा और राहु भी प्रसन्न होगा। तो सेकंड हाउस को करेक्ट करने के लिए जो व्यावहारिक काम है वो हम कर लें कि समाज में हम किसी के बारे में भी कोई उटपटांग बात ना करें। हमें किसी बात का बारे में पता नहीं है तो हम अपना मौन धारण करें। मौन व्रत का पालन भी बहुत अच्छी बात है। दूसरा है कि हम सेवा कार्य करें, सहायता करें, जो भी बन सके। और राहु के किसी भी दुष्प्रभाव से बचने के लिए हम एक ही चीज़ को पकड़ कर चलें और वो है कि हम अपनी वास्तविकता को अपने केंद्र में रखें। हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा जो फ़ोकस है, वो हमारी वास्तविकता को सामने रख कर के चलें। हम अपनी वास्तविकता के अनुरूप ही सारे कार्य जो हम कर सकें वो करें और जो ना कर सकें, उसे हमें छोड़ देना चाहिए। सेकंड हाउस जो है वो अपने आप में एक बड़ा एनर्जेटिक हाउस है। अर्थ त्रिकोण में सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 10th हाउस आता है, जिसमें सेकंड हाउस जो है वो अर्थ त्रिकोण का सबसे प्रथम भाव है। बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। तो सेकंड हाउस के बारे में जो मैंने आज आपको बातें बताई है कि सेकंड हाउस को किस तरह से करेक्ट किया जा सकता है। सेकंड हाउस में अगर राहु है, तो राहु के कारण क्या-क्या अच्छी बातें हैं और क्या-क्या कुछ उसके अशुभ फल हैं, उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, तो इसके बारे में भी मैंने आपसे बात की। विशेष में मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जैसे मैं जो कुछ भी बातें बता रहा हूँ जैसे कि सेकंड हाउस के बारे में और प्रत्येक भाव के बारे में मैं कुछ बातें बताऊँगा और साथ में वहाँ पर राहु की उपस्थिति से क्या शुभ और क्या अशुभ इत्यादि जो कुछ भी है वो बताऊँगा। अब मैं अगर उपाय की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो रेमेडी अगर मैं बताने जाऊँ तो फिर ये जो है वीडियो काफ़ी लंबे होते चले जाएँगे। लेकिन मैं बाद में जब 12 भावों की चर्चा पूरी हो जाएगी, तो फिर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा कि जो प्रत्येक भाव में राहु के होने से कि किस तरह के कोई मंत्र जाप या किस तरह की कोई पूजा पाठ का क्या मतलब संकेत है शास्त्रों में, उसके बारे में मैं एक वीडियो बना दूँगा,
तो जिससे सबको ये ख़्याल आ जाएगा कि हाँ, इस भाव में अगर हमारे ये ग्रह बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, तो इससे संबंधित हमको जो है कुछ इस तरह का मंत्र जाप है या कुछ इस तरह की कोई पूजा जो हम कर सकते हैं, तो वो मैं आपको सब बताऊँगा। तो आज के लिए इतना उचित है, आगे हम मिलेंगे। आपको अगर हमारी जानकारियों से प्रसन्नता होती है तो हमारी जो चैनल को आप शेयर करें, इन वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।